हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु एंड आज हम डिस्कस करेंगे 17th ऑफ मार्च 2021 के करंट अफेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 17 to 18 करंट अफेयर्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो गाइस, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यार आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम पीरियड पे। तो गाइस, आपको क्या करना होगा, हमारी चीजों को असेस करने के लिए, हमारे करंट अफेयर्स को असेस करने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या है, करियर्स क्लाउड। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो आपने अपनी ईमेल, मतलब गूगल जो जीमेल है आपका, उसके थ्रू आपने इसको लॉग इन कर लेना। उसके बाद ये विंडो ओपन होगी, तो उसमें आपने क्रैक करंट अफेयर से आपने इसको बाय कर लेना है। तो आप बाय कर सकते हो। बहुत ही आसान जो है इसका मेथड है बाय करने का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपके पास दो ऑप्शंस होगी, आप 1 साल का करंट अफेयर या फिर 2 साल का करंट अफेयर जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का प्राइस बहुत ज्यादा लो है। एक बार आप डाउनलोड करके खुद प्राइस को चेक करें, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आप इसको खरीदोगे क्यों, हम आपको क्या मतलब इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो गाइस, आपको इसके अंदर मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स। मतलब ये आप एक स्क्रीनशॉट यहां पे देख सकते हो। तो डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे। डेली करंट अफेयर में आपको थ्रेटिकल करंट अफेयर मिलेगा, जो कि मतलब पूरा उस दिन का थ्रेटिकल फॉर्मेट में होगा, डिटेल्ड करंट अफेयर होगा। एक में जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर मिलेंगे, ताकि आप उसको रिवाइज कर सको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में। और फिर क्या होगा कि उसमें आपको एक क्विज सेक्शन भी दिया जाएगा, जिसमें आप ऐप को क्या कर सकते हो, ऐप में ही उसको क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखो कितनी चीजें, एक दिन के अंदर आप 3 बार करंट अफेयर को रिवाइज कर रहे हो। एक बार आप थ्रेटिकल फॉर्मेट में उसको पढ़ रहे हो, एक बार जो है वो आप उसको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में लगा रहे हो, तीसरा आप क्विज देख रहे हो अपने आप को टेस्ट करने के लिए। ऐसे ही आपका वीकली होगा। वीकली में आपको पीडीएफ मिलेगी, जिसमें डिटेल्ड करंट अफेयर होगा पर्टिकुलर उस वीक का, जिसका भी आप उसको देखोगे। फिर उसको आप क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको एक पीडीएफ मिलेगी, जिसमें आप उसको असेस कर सकते हो। फिर ऐसी टेस्टिंग करने के लिए आपको इस फॉर्मेट में भी उसको यूज करोगे। लेकिन दोस्तों, जो मंथली पीडीएफ्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि मंथली पीडीएफ सेक्शन में हम आपको बहुत सी तरह की पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप देखोगे यहां पे, ये आपको एक स्क्रीनशॉट जो यहां पे दिख रहा है, तो इसमें आपको मिलेगा एक स्टडी पीडीएफ। मतलब ये जनवरी मंथ का पूरा स्टडी पीडीएफ है, जिसमें आपको पूरी पीडीएफ में डिटेल्ड करंट अफेयर्स जो हैं वो मिलेंगे। फिर आपको बेस्ट 100 करंट अफेयर्स मिलेंगे उसी मंथ के, ताकि वो भी आपको जो है वो किस फॉर्मेट में मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में, ताकि आप बेस्ट टू बेस्ट करंट अफेयर दोबारा दोबारा रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट मिलेगा क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ। मतलब जो ये थ्रेटिकल फॉर्मेट में जो आपको करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, उसको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आप रिवाइज कर सकते हो पूरी पीडीएफ को। नेक्स्ट होगा पॉकेट पीडीएफ। पॉकेट पीडीएफ में मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर को रिवाइज करने में ये आपको हेल्प करेगी। तो ये तो हो गया आपका डेली, वीकली और मंथली रिवीजन। मतलब इस तरह से हम आपको करंट अफेयर रिवाइज करवाते हैं। नेक्स्ट होगा अलग अलग तरह की पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है। जैसे कि बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस की आपको पीडीएफ मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे कि बैंकिंग और इकोनॉमी की पीडीएफ मिलेगी पूरे जनवरी मंथ की, ताकि आप क्या कर सको उन बच्चों के लिए जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक होगा जनवरी मंथ के ही बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड क्विज होगा, ताकि आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट एक पीडीएफ हम देते हैं एग्जाम पीडीएफ। इसमें जो है जितने भी एग्जाम आपके आने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम करंट अफेयर्स अरेंज करते हैं। एक होता है स्पेशल करंट अफेयर, जैसे बजट का है तो इकोनॉमिक सर्वे है तो उसके आपको मिलेंगे। एक मिलेगा टॉपिक वाइज पीडीएफ, जिसमें 20 तरह की पीडीएफ हम आपको देते हैं हर महीने की। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे कंबाइंड है कि जितने भी एप्स और वेब पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं जनवरी और फरवरी के महीने में, तो वो आपको एक पीडीएफ में मिल जाएंगे। ऐसे ही आप देख सकते हो कि जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है उसमें आप पूरा डाउनलोड कर सकते हो उसको। बुक्स एंड ऑथर की जो है वो आपको मिलेगी, पूरी पीडीएफ मिलेगी। मतलब इस पीडीएफ में अलग अलग तरह की आपको टाइप्स जो है वो मिलेंगी। फिर पर्टिकुलर हम हर स्टेट के करंट अफेयर को कवर करते हैं। हर स्टेट, जितनी भी इंडिया में स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, सारी को हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। उसके आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर। और ये सारे करंट अफेयर दोस्तों हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो इस तरह से आपकी जो है वो करंट अफेयर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो आज ही यार करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। प्राइस जो है वो चेक करें, बहुत ही कम प्राइस पे हम दे रहे हैं। और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने के लिए आप कौन सा कोड यूज करेंगे, #10 कोड को यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का करंट अफेयर 17 मार्च 2021 का। लेकिन फिर से एक बार बच्चों को कहना चाहूंगा कि यार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री विल होस्ट 2021 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लो कि कौन सा कंट्री एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप को होस्ट कर रहा है 2021 की, क्योंकि 2020 का आपको पता है कि कोविड के कारण जो है वो कैंसिल हो गया था। अब 2021 का कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, तो आंसर क्या होगा, इंडिया होगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। एग्जैक्ट प्लेस पूछ लें तो आपके पास क्या होगा, न्यू दिल्ली होगा दोस्तों आंसर। तो आप यहां पे देख सकते हो इंडिया टू होस्ट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से अनाउंस किया गया है। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों आपको मिलेगा लुसान, और लुसान कहां पे है, स्विट्जरलैंड में है। तो याद रखना है कहां पे है, स्विट्जरलैंड के अंदर। और 1946 में इस एसोसिएशन को बनाया गया था। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ये 21 मई से लेके 31 मई तक होगी, न्यू दिल्ली के अंदर इसको किया जाएगा। 2020 का इवेंट जो है वो कैंसिल हो चुका था। तो ये दो चीजें याद रखनी, अदरवाइज इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं। आपने सिर्फ स्लाइड का क्वेश्चन जो है वो याद रखना है। 32 कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और बहुत से इवेंट्स जो है वो इसमें किए जाएंगे। तो ये पूरे साल का जो है आप कह सकते हो कि पहला इवेंट है जो बॉक्सिंग फेडरेशन की तरफ से करवाया जा रहा है, और वो होस्ट कौन कर रहा है, इंडिया होस्ट कर रहा है। तो गाइस रिसेंटली आपने याद रखना है कि अमित फांगल जी, आशीष कुमार, संजीत, ये तीन प्लेयर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था कौन सी गेम के अंदर, अलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जो कि कहां पे हुआ था, फ्रांस के अंदर। ये क्वेश्चन हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कवर किया था क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में। नेक्स्ट, इंडियन बॉक्सर अमित फांगल जो कि AIFBA वर्ल्ड मेंस रैंकिंग 2020 में उन्होंने जो है वो टॉप स्पॉट हासिल किया था, और मंजू ने वर्ल्ड सेकंड बेस्ट बॉक्सर जो है वोमेन रैंकिंग के अंदर बनी थी। तो ये आपको पूछ सकता है क्योंकि रिसेंटली जो है वो ऑल इंडिया जो बॉक्सिंग फेडरेशन है, या आप कह सकते हो AIFBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, तो उन्होंने एक रैंकिंग रिलीज की थी जिसमें अमित फांगल जी का जो रैंक है वर्ल्ड के टॉप जो हैं वो क्या बन चुके हैं, बॉक्सर बन चुके हैं। और वुमेन कैटेगरी के अंदर मंजू जो हैं वो सेकंड बेस्ट बॉक्सर बन चुके हैं वुमेन रैंकिंग के अंदर। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच एल्बम वन द अवार्ड फॉर द बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर इन 63rd एनुअल ग्रैमी अवार्ड 2020। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ग्रैमी अवार्ड जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड है, तो इसमें बहुत से तरह के अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं, लेकिन यहां पे मैं आपको दो क्वेश्चन कवर करवाऊंगा इसके अंदर जो कि आपने याद रखने हैं। एक तो आपने एल्बम ऑफ द ईयर याद रखना है दोस्तों, एक आपने रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है वो याद रखना है। दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं एल्बम ऑफ द ईयर। तो ये अवार्ड दोस्तों किसको मिला है, ये मिला है फॉल्कलोर। तो याद रखना है फॉल्कलोर को ये अवार्ड मिला है। ये जो है वो एल्बम का नाम है, किसकी एल्बम है ये, किसने मतलब इसके अंदर जो है वो सॉन्ग्स जो है वो गाए हैं, वो हैं टेलर स्विफ्ट। तो मेरे ख्याल से बहुत से बच्चे टेलर स्विफ्ट को जानते होंगे, उनके गाने सुनते होंगे। तो टेलर स्विफ्ट की तरफ से ये एल्बम जो है वो रिलीज की गई, और एल्बम का नाम आपने जरूर याद रखना है, फॉल्कलोर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ग्रैमी अवार्ड से, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है वो आपने बताना है, बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। फिर मैं आपको सॉन्ग ऑफ द ईयर बताऊंगा, और फिर आपको डिफरेंस भी बता दूंगा रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर में क्या है। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दोस्तों गया है किसके पास, एवरीथिंग आई वांटेड। तो ये जो है रिकॉर्ड, ये गाना जो है इसको मिला है, और ये गाना जो है वो बेसिकली किसके द्वारा गाया है, बिली इलिश ने। तो यार याद रखना है BILLIEEILISH, बिली इलिश। और जो इंग्लिश सॉन्ग नहीं सुनते तो यार फिर भी आपने याद रखना है, क्योंकि यार एग्जाम तो हमने क्लियर करना ही करना है। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, और फिर मैं आपको बताऊंगा सॉन्ग ऑफ द ईयर भी बताऊंगा। तो ये तीन जरूर याद रखने हैं, एक तो एल्बम ऑफ द ईयर, एक रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, और एक सॉन्ग ऑफ द ईयर। तो काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर में क्या डिफरेंस है, होते तो दोनों सॉन्ग ही है। तो ये रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो है वो मिलता एक सिंगल गाने को ही है, मतलब एक सिंगल ट्रैक को ही अवार्ड मिलता है किसी एल्बम में से, लेकिन इसमें जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है उसको ये अवार्ड मिल सकता है, प्रोड्यूसर को मिल सकता है, रिकॉर्डिंग इंजीनियर को मिलता है, मतलब जो रिकॉर्ड बेसिकली सॉन्ग कर रहा है उसको मिल रहा है, लाइक आर्टिस्ट को मिलता है। लेकिन जो सॉन्ग ऑफ द ईयर है वो मिलता है जिसने उस गाने को लिखा है। तो ये मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है सॉन्ग ऑफ द ईयर और उसमें। तो आपको पता लग गया होगा बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मतलब बेस्ट गाना जो है वो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर में किसका, एवरीथिंग आई वांटेड। और बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर फॉल्कलोर जो कि टेलर स्विफ्ट का है। और यहां पे आप इमेज दे सकते हो, टेलर स्विफ्ट और बिली एलिश दोनों को ये अवार्ड जो है वो मिले हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो अमेरिकन सिंगर एंड सॉन्ग राइटर टेलर स्विफ्ट को अवार्ड मिला है बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर और नाम है फॉल्कलोर।
और बिली एलिश जिनको मिला है लाइक रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एवरीथिंग आई वांटेड। और बायंस जो कि 4 अवार्ड जो है वो जीत चुके हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैमी जीतने वाले फीमेल जो हैं वो बन चुकी हैं और 28 ग्रैमी उन्होंने जीत लिए हैं। तो बायंस के बारे में याद रखना है, 4 अवार्ड उन्होंने इस बार जीते हैं और सबसे ज्यादा किसी फीमेल आर्टिस्ट की तरफ से ग्रैमी अगर जीते हैं तो बायंस ने जीते हैं। तो ये आप जरूर याद रखोगे। और ये ग्रैमी अवार्ड दोस्तों किस ईयर में स्टैब्लिश किए गए थे? 1958 में स्टैब्लिश किए गए थे। और यहां पे आप देख सकते हो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एवरीथिंग आई वांटेड, एल्बम ऑफ द ईयर फॉकलोर, सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट ब्रीथ। याद रखना है क्योंकि हमने जो है वो सॉन्ग ऑफ द ईयर नहीं किया, तो याद रखेंगे आई कांट ब्रीथ। और ये किसने लिखा है? बाय गैब्रिएला। और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट वो है मेगन थी स्टेलियन। तो यार थोड़ा सा इसमें एक बार रिवाइज कर लें, एक बार रीड कर लें ताकि क्वेश्चन को आराम से कवर कर सकें। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, एल्बम और सॉन्ग, ये तीनों 3-3, 4-4 बार आप रिवाइज कर लो, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, हु साइंड ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट विद एस्टर डीएम हेल्थ केयर टू ट्रांसफॉर्म हेल्थ केयर इनोवेशन इन इंडिया, ताकि बेस्ट टू बेस्ट फैसिलिटीज जो है वो लोगों को मिल सकें और हेल्थ केयर के अंदर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकें। तो किसके द्वारा जो है वो एक कंपनी है एस्टर डीएम हेल्थ केयर, उनके साथ जो है वो मिलकर क्या किया जाएगा? उसके साथ मिलकर जो हेल्थ केयर के ऊपर काम किया जाएगा, नए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो यार फटाफट बताएंगे आंसर क्या होगा। बच्चों ने आंसर जो है वो देना स्टार्ट कर दिया है। यस, यहां पे बात हो रही है नीति आयोग की। नीति आयोग का एक मिशन जिसका नाम है अटल इनोवेशन मिशन, तो उसके द्वारा ये साइन किया गया एस्टर डीएम हेल्थ केयर के साथ। तो आप देख सकते हो अटल इनोवेशन, नीति आयोग और एस्टर डीएम हेल्थ केयर के साथ, ताकि हेल्थ केयर इनोवेशन कर सकें, रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर क्या कर सकें? काम कर सकें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेगा, क्योंकि जो नए स्टार्टअप्स हैं खास करके जो अटल इनोवेशन मिशन के अंदर हैं, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए जो एस्टर कंपनी है हमारे पास, एस्टर क्लिनिकल सिमुलेशन लैब जो हैं वहां पे प्रोवाइड की जाएंगी, जाके जहां पे वो नई टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या आप कह सकते हो जितनी भी रिसर्च या जितनी भी फैसिलिटीज हैं, जितनी स्टार्टअप्स को देनी है, वो एस्टर टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करेगी? प्रोवाइड करेगी। ये एस्टर डीएम हेल्थ केयर जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कंपनी, मतलब दुबई बेस्ड जो है वो कंपनी है। तो वो ये सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड करेंगे किसको? नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन को। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी आपने 2 वर्ड याद रखने हैं। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग से रिलेटेड है और साथ ही साथ जो है नए एंटरप्रेन्योरशिप को हेल्थ केयर के अंदर प्रोत्साहन दे सकें, नई फैसिलिटीज पैदा कर सकें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा सके, तो उसके लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और एस्टर अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो नए स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करेंगी। और नीति आयोग के बारे में मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं, सारे बच्चों को पता ही है नीति आयोग के बारे में। सीईओ कौन है इसके? अमिताभ कांत। यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। चेयरमैन कौन है इसके? हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, आजकल मोदी जी हैं, तो बाय डिफॉल्ट नीति आयोग के चेयरमैन कौन होंगे? मोदी जी। और डिप्टी चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वो है डॉक्टर राजीव कुमार। तो सारी चीजें याद रखनी है, सीईओ, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और कब गठन किया गया था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। इससे पहले प्लानिंग कमीशन था, उसको खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आस्क्ड ऑल द बैंक्स इन इंडिया टू इंप्लीमेंट द इमेज बेस्ड चेक ट्रंकेशन सिस्टम इन ऑल इट्स ब्रांचेस बाय। कौन सी डेट से ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि सारे बैंक्स ने जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम है, जो कि बहुत पहले जो है वो आरबीआई की तरफ से कहा गया था कि इसको लागू करना है, लेकिन अब मैंडेटरी कर दिया है कि ये बैंक ने करना ही करना है। चेक जो है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं, ऑनलाइन ही जो है वो एक इमेज चेक की डाल दी जाएगी, उसके थ्रू जल्दी ही आपका चेक जो है वो क्लियर हो जाया करेगा, जल्दी ही बैंक के पास पहुंच जाया करेगा। और ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो है वो दोस्तों लागू होगा कब से? 30 सितंबर 2021 से ये क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। और ये मैंडेटरी कर दिया आरबीआई ने सारे बैंक्स के लिए। ये मतलब एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आप यहां पे देख सकते हो कि आरबीआई की तरफ से ये लागू कर दिया गया। और डेट आपने यहां पे जरूर याद रखनी है, क्योंकि 30 सितंबर से हो जाएगा। और ये बैंक के जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो, आरबीआई आस्क्ड बैंक्स टू इंप्लीमेंट इमेज बेस्ड चेक ट्रंकेशन सिस्टम इन ऑल ब्रांचेस बाय द 30 सितंबर 2021। इससे क्या होगा? चेक्स जो है वो आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि उसमें अपलोड हो जाएगा, इमेज बेस्ड क्लियरिंग होगी, जिसके थ्रू जो है वो आप आराम से चेक्स जो है वो क्लियर कर सकते हो। और आरबीआई ने अनाउंस किया है कि पूरे पैन इंडिया लेवल पे
कि ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो है सारी ब्रांचेज में, कोई भी बैंक है सारी ब्रांचेज में कंट्री बेस पे क्या होगा, अप्लाई होगा। और आपने याद रखना है कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो है वो फर्स्टली जो है वो नेशनल कैपिटल रीजन न्यू दिल्ली में जो है वो डेमो बेसिस पे अप्लाई किया गया था 2008 में। फिर धीरे धीरे करके जो है वो और स्टेट्स में इसको क्या किया गया, लागू किया गया। तो यहां पे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कौन सी आ गई दोस्तों, आरबीआई आ गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है कि 1934 के एक्ट के थ्रू 1 अप्रैल 1935 को जो है वो बनाया गया था। आजकल गवर्नर कौन है इसके, शक्तिकांत दास हैं, और एज ए 25th गवर्नर हैं आरबीआई के, जो कि 2018 में लगाए गए थे। तो नाम जरूर याद रखेंगे, शक्तिकांत दास। और सारे बच्चों को पता ही होगा कि यार कि अगर चेक ट्रंकेशन सिस्टम को यूज करना ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू, इसके चार्जेस लगेंगे। तो 1.50 रुपीज जो है वो पर चेक के बेसिस पे बैंक क्या किया करेगा, चार्ज किया करेगा। मतलब 0.50 रुपीज जो है, मतलब 0.50 पैसा आप कह सकते हो, ये प्रेजेंटिंग बैंक की तरफ से, और 1 रुपीज फ्रॉम दी ड्रॉई बैंक की तरफ से ये हुआ करेगा। तो इसको याद रखना है दोस्तों। और जितने भी ये चेक ट्रंकेशन चेक्स होंगे उसके ऊपर एक वाटरमार्क लगा होगा। वाटरमार्क किस नाम से होगा, सीटीएस इंडिया। ये आप याद रखोगे, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, सीटीएस इंडिया, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपको, कि जो चेक ट्रंकेशन सिस्टम है उसके अंदर जो चेक्स लगेंगे उसके ऊपर एक वाटरमार्क होगा। वाटरमार्क किस नाम से होगा, सीटीएस इंडिया नाम से जो है वो क्या होगा, वाटरमार्क होगा। और अगर आप उस चेक की ऑनलाइन जाके उसको डाउनलोड करके आप उसकी फोटोकॉपी निकालोगे तो आपको एक बीच में एक वेव लाइक डिजाइन मिलेगा जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा होगा, वॉइड लिखा होगा। तो ये 2-3 चीजें आपने याद रखनी है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं जो मैंने बाद में बताई हैं। एक तो वाटरमार्क लगा हुआ है, किस नाम से, सीटीएस इंडिया के नाम से वाटरमार्क आपको दिखेगा, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट आउट निकलवाते हो तो आपको पता लग जाएगा कि ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम है, सामने वाला देख के बता सकता है उसके ऊपर क्या प्रिंट होके आ जाएगा, वाइड लिख के आ जाएगा। और चार्जेस कितने, 1.50 रुपीज हैं। और आपको ये पूछा जा सकता है 0.50 जो पैसा है वो प्रेजेंटिंग बैंक की तरफ से, और 1 रुपीज जो है वो ड्रॉई बैंक की तरफ से जो है वो लगाए जाएंगे। ये तीनों चीजें आपने इसमें याद रख लेनी है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, सेबी अप्रूव्ड विच कंपनी यूपीआई हैंडल टू इनेबल पेमेंट्स मैंडेटेड फॉर आईपीओ एप्लीकेशंस। तो यार यूपीआई अलाउ कर दिया है, जो हमारे पास पोर्टल है, लाइक आप कह सकते हो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो अब यूज हुआ करेगा। अगर आप कोई इनिशियल पब्लिक ऑफर पे किसी शेयर को खरीद रहे हो, लाइक कैपिटल मार्केट में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप यूपीआई के थ्रू भी जो पेमेंट कर सकते हो। लेकिन सेबी ने किस कंपनी के यूपीआई हैंडल को रिसेंटली अप्रूव किया है, तो ये अप्रूव किया दोस्तों पेटीएम के। तो याद रखना आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। पेटीएम के यूपीआई हैंडल को प्रमोट कर दिया है, मतलब @, अगर पेटीएम लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप उसका यूज कर सकते हो सेबी की कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, वहां से पेमेंट कर सकते हो। जितनी भी ब्रोकिंग एजेंसीज है सबको कह दिया है कि आप जो है वो इसके थ्रू पेमेंट्स को जो है वो यूज कर सकते हो। तो सेबी ने अप्रूव कर दिया है पेटीएम यूपीआई हैंडल फॉर आईपीओ एप्लीकेशंस। तो आप यहां पे देख सकते हो, चाहे वो पेटीएम मनी के थ्रू पेमेंट करनी हो, पेटीएम यूपीआई के थ्रू करनी हो, ये जल्दी ही सारे ब्रोकेज प्लेटफॉर्म पे क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। और पेटीएम यूपीआई हैंडल को अप्रूव कर दिया गया है। और याद रखना है आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, की स्टार्टिंग में जो शेयर जब लॉन्च करते हैं तो उस टाइम पे जो इनिशियल प्राइस होगा पब्लिक के लिए तो उसको क्या कहा जाता है, आईपीओ। तो प्राइमरी मार्केट में उसको इशू किया जाता है, लेकिन जब उसकी सेलिंग और परचेजिंग स्टार्ट हो जाते हैं तो वो किसमें शिफ्ट हो जाता है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर। तो ये आप जरूर याद रखेंगे। और जो हमारा पेटीएम पेमेंट बैंक है उसने पार्टनरशिप की है पेटीएम मनी टू इनेबल पेमेंट मैंडेटेड फॉर द आईपीओ एप्लीकेशन, क्योंकि दोनों अलग अलग फर्म्स के नाम से रजिस्टर्ड है, एक पेटीएम मनी और एक पेटीएम बैंक के तहत, तो दोनों ने टाई अप जो है वो कर लिया है। तो पेटीएम जो है 2010 में बनाया गया था, विजय शेखर शर्मा जी की तरफ से बनाया गया था। नोएडा में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है, उत्तर प्रदेश में आपको नोएडा मिल जाएगा। तो यार ये इतनी की इंफॉर्मेशन आप याद रखें, आपका क्वेश्चन जो है वो 99% जो है यहां से कवर हो जाएगा। और सेबी के बारे में दोस्तों जरूर याद रखना है, सेबी स्टैब्लिश किया गया था 1988 में, लेकिन इसका एक्ट बना है 1992 में। मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी कौन से ईयर में बना है, 1992 में। आजकल इसके हेड कौन है, इसके हेड है अजय त्यागी जी। तो ये 2 चीजें और आप सेबी के बारे में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड एन इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान बचत प्लस। खास करके वो बच्चों के लिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया, अदरवाइज इसको 1 लाइनर में भी हम ऐड कर सकते थे। ये जो बच्चे इंश्योरेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखना है कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने बचत प्लस एक सेविंग प्लान जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें आपका इंश्योरेंस भी होगा और आपकी सेविंग भी हो जाएगी। और ये कंपनी है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मतलब LIC ने इसको लॉन्च किया है। तो LIC
लॉन्चेस न्यू सेविंग प्लान बचत प्लस। इसको जरूर याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंश्योरेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और सेविंग प्लान जो कि ऑफर करेगा बेसिकली प्रोटेक्शन भी और साथ में सेविंग भी, जिसमें आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी आपकी फैमिली को, इवन आपकी डेथ के बाद भी जो है वो आपको जो है वो बेनिफिट इसका मिलता रहेगा अगर मैच्योरिटी नहीं हुई है। और मिनिमम बेसिक जो है वो इसमें सम एश्योर होगा। अगर आप यहां पे देखोगे 1 लाख रुपए का विद नो अपर लिमिट, मतलब मिनिमम 1 लाख रुपए का जो है वो इंश्योरेंस होगा, उससे ज्यादा आप करवा सकते हो। मिनिमम मैच्योरिटी टाइम पीरियड जो है वो ऑलमोस्ट 5 ईयर्स का होगा। और मिनिमम पॉलिसी जो टर्म होगी वो 10 ईयर्स एंड मैक्सिमम जो है वो कितनी होगी 25 ईयर्स तक होगी, जो कि ऑप्शनल है, आप उसमें चूज कर सकते हो। लेकिन ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 3 लाइन्स भी इंपॉर्टेंट, आपको इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जो एस्टेब्लिशमेंट है 1956 में हुई थी अंडर द कंपनीज एक्ट, जो है वो एक बार इसको रजिस्टर किया गया था। चेयरमैन एम.आर. कुमार है, मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ मोहंती है। दोनों चीजें याद रखनी है, दोनों क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Which renewable energy company became the second Indian firm which has been named as the global lighthouse company by the World Economic Forum? तो यार इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो। दूसरी कंपनी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब पहली कंपनी जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी थी। और ये कौन से ईयर में डिक्लेयर हो चुकी थी दोस्तों? वो 2019 में ही डिक्लेयर कर दी गई थी एज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। और इसमें सबसे एक अलग जो चीज है वो क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ का एक ग्रुप जो ग्लोबल लाइट हाउस कंपनीज के नाम से जाना जाता है। ये वो कंपनीज हैं दोस्तों जो कि आप कह सकते हो कि अलग अलग तरह की इनोवेशंस करती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं एक दूसरे की कंपनी के अंदर, और खास करके नई मैन्युफैक्चरिंग चीजें जो है वो यहाँ पे एक सेट ग्लोबल जो है वो बेंचमार्क सेट करती हैं। तो ये जो कंपनीज का एक ग्रुप है, ये 69 कंपनीज का एक ग्रुप है जिसको नाम दिया था ग्लोबल लाइट हाउस कंपनी ग्रुप। और वो ग्रुप के अंदर अब एक नई कंपनी ऐड हो चुकी है इंडिया की। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली कंपनी कौन सी थी उसमें? पहली कंपनी थी टाटा स्टील कलिंगनगर। तो अब दूसरी कंपनी कौन सी बन चुकी है? रीन्यू पावर। तो इन्होंने आप कह सकते हो सोलर बेस्ड इकोनॉमी के अंदर या सोलर बेस्ड लाइटनिंग के अंदर और विंड एनर्जी के अंदर बहुत ज्यादा इनोवेशन की है, जिसके कारण जो है रीन्यू पावर को शामिल किया गया है। तो रीन्यू पावर बिकम्स ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। तो आप यहां पे देख सकते हो टाटा स्टील क्लिंगर जो पहली थी, जिसको 2019 में जो है वो ऐड किया गया था। रीन्यू हुबली फैसिलिटी जो स्पेसिफिकली नॉमिनेट की गई थी ग्लोबल लाइट हाउस फॉर इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ द विंड एंड द सोलर एसेट। सोलर एनर्जी के लिए इन्होंने काम किया, विंड एनर्जी के लिए काम किया। और सारे बच्चों को पता है कि यार 175 गीगावाट जो है वो हमने पैदा करनी है। कब तक का टारगेट है? 2022 तक। तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट भी पता है, 450 गीगावाट जो है वो 2030 तक हमने न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू पैदा करनी है। और ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क के बारे में बता चुका हूं, 69 फैक्ट्रीज इसके अंदर आती हैं जो कि इनोवेशन के ऊपर काम करती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज पैदा करती हैं, एक दूसरी कंपनी के अंदर सीखती हैं कि क्या चल रहा है, कोलैबोरेट करती हैं एक दूसरे के साथ और नए बेंचमार्क्स को सेटअप करती हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कम्युनिटी के लिए कि आप भी इसको यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट होगी, वो कौन सी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा? स्विट्जरलैंड में मिलेगा। कहां के मिलेगा? स्विट्जरलैंड। और इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? क्लॉज शशाब। तो आप याद रखेंगे KLAUSSCHWAB, क्लॉज शशाब इसके क्या है? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। रीन्यू पावर का याद करने की जरूरत नहीं, इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, मतलब गुरुग्राम में है। अदरवाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ दूसरी कंपनी का नाम याद रखना है। नेक्स्ट, ए बुक टाइटल्ड माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अ फ्यूचर ऑथर्ड बाय होम। तो एक बहुत ही फेमस रिनाउंड जो है वो सीईओ रह चुकी हैं कंपनी की। और फटाफट यार आप मुझे इनका नाम जो है वो बता देंगे, लेकिन जो बाकी ऑप्शन है वो भी बहुत काम के हैं, तो वो भी आपने जो है वो जरूर याद रखने हैं। बिल्कुल याद तो रखने पड़ेंगे यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले मैं बता देता हूं, माई लाइफ इज फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर ऑथर्ड बाय होम। तो आंसर है इसका दोस्तों इंदिरा नूई। तो आंसर होगा इंदिरा नूई। आप फोटो देख सकते हो इंदिरा नूई का, और उनकी बुक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, मतलब उनका मेमोरी बेस्ड है, मतलब उनका एक तरह से आप कह सकते हो जो जीवन का सफर रहा है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। तो इंदिरा नूई जी की जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है वो इसके अंदर लिखी हुई है, और किस तरह से
उन्होंने बचपन से लेके जो है वो येल यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्टडी की, उसके बारे में उन्होंने बताया, और किस तरह से वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर हुई उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और इंदिरा नूई आपको पता है इंडियन अमेरिकन जो कि पेप्सिको की सीईओ रही हैं, और पूरी पेप्सिको कंपनी के अंदर उन्होंने 24 साल तक काम किया है। वो सीईओ रही हैं इस कंपनी की, लेकिन 24 साल एज सच उन्होंने जो है वो पूरा का पूरा काम जो है वो सिर्फ आप कह सकते हो कि सीईओ का ही नहीं किया, उन्होंने और भी जो है वो पोजीशंस यहां पे हेल्ड की हैं। लेकिन आप सिर्फ इतना याद रख सकते हो, कोई इतना याद करने की जरूरत नहीं कि कब से कब तक वो जो है सीईओ और चेयरमैन रही है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो मैं बता देता हूं, 2006 से लेकर 2018 तक वो सीईओ और चेयरमैन रही हैं किसकी, पेप्सिको की। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, आजकल वो Amazon.com की जो बोर्ड मेंबर में शामिल हैं, तो वो सुझाव देती हैं वहां पे। इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है कौन से ईयर में, 2007 में। लेकिन यार बाकी ऑप्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट, और रिसेंटली हम उन क्वेश्चंस को अलग फॉर्मेट में कवर कर भी चुके हैं। जैसे कि आप एक नाम यहां पे देख रहे हो, हंटर बाइडन, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ही मेमोयर था, वो क्या था, ब्यूटीफुल थिंग्स। तो याद रखेंगे ब्यूटीफुल थिंग्स नाम से जो बुक लिखी है वो किसकी लिखी है, हंटर बाइडन की तरफ से। तो इसमें अगला नाम हमारे पास आता है किसका, डैन मोरेन का। तो डैन मोरेन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने जो है वो कमला हैरिस की बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था कमलाज वे एन अमेरिकन लाइफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, कमला हैरिस की बायोग्राफी, मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आपके सामने यहां पे आ चुका है। नेक्स्ट, विनीत वाजपेयी जी की हमने एक बुक कवर की थी, 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान। तो बिल्कुल याद रहेगा 1857 जो कि रिवोल्ट के बारे में बताती है, उसके बारे में उसने जिक्र किया था। तो ये तीनों की तीनों चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों, एमजी मोटर पार्टनर्स विद फॉर रिसर्च इन इलेक्ट्रिक कनेक्टेड एंड ऑटोनमस व्हीकल्स। और एमजी यार आपको मेरे ख्याल से पता होगा, इंडिया में बहुत ही बड़ा रिनाउंड नाम बन चुका है ये कार कंपनी का, जिसका नाम है मॉरिस गैरेज। तो ये जरूर याद रखेंगे, उन्होंने एक कंपनी के साथ टाई अप किया है, मतलब एक इंस्टीट्यूट के साथ बेसिकली टाई अप किया है, ताकि वो रिसर्च में उनका साथ दे सकें, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, कनेक्टेड एंड ऑटोनमस व्हीकल्स। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कनेक्टेड और ऑटोनमस व्हीकल्स क्या होते हैं। कनेक्टेड और ऑटोनमस का मतलब सेल्फ ड्रिवन जो व्हीकल्स हैं, जो कि कैमरास की मदद से चलते हैं, लेजर्स और रडार्स की मदद से चलते हैं, 3D डिजिटल मैप बना लेते हैं वो अपना, तो सेल्फ ड्राइविंग जो है वो अपने आप होती है, मतलब सेफ ड्राइविंग फिजिबल हो सके, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रिसर्च कर सकें तो उस इंस्टीट्यूट की हेल्प ली जाएगी, उस इंस्टीट्यूट की एक्सपर्टीज का यूज किया जाएगा। और ये इंस्टीट्यूट हमारे पास कौन है, IIT दिल्ली। तो आप देख सकते हो एमजी मोटर पार्टनर्स विद IIT दिल्ली फॉर इलेक्ट्रिक ऑटोनमस एंड दी टेक्नोलॉजीज। तो इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, IIT दिल्ली नहीं आपने पढ़ना, एमजी मोटर के बारे में नहीं पढ़ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एमजी मोटर्स जो हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी बन सकती है, खास करके इंडिया के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्होंने अपना योगदान जो है वो देना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से हेल्प करेंगे। तो द सेंटर फॉर ऑटोमोटिव रिसर्च एंड ट्राइबायोलॉजी, जो कि किसका है, IIT दिल्ली का है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रिसर्च करेंगे और एमजी मोटर्स की हेल्प करेंगे। और इसमें बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज, ऑटोनमस एंड दी कनेक्टेड व्हीकल्स। तो मैं बता चुका हूं कनेक्टेड और ऑटोनमस व्हीकल्स का मतलब क्या होता है। तो सिर्फ सिंपल याद रखना है, IIT दिल्ली अपनी एक्सपर्टीज बताएगा किसको, अपनी एक्सपर्टीज से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और बेहतर बनाने में जो है वो हेल्प करेगा। और रिसेंट अपनी न्यूज याद रखनी है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का IIT दिल्ली के साथ टाई अप हुआ था कि वो हाईवेज की मैनेजमेंट करने के लिए जो है वो डेटा जो है वो तैयार करें और किस तरह से हम उसको बेहतर बना सकते हैं, इसमें भी IIT दिल्ली की एक्सपर्टीज ली जाएगी। रिसेंटली नितिन गडकरी जी ने गो इलेक्ट्रिक कैंपेन चलाया था ताकि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हैं उसको जो है वो किसी तरह से जो है वो बूस्ट किया जा सके और किसी तरह से हम जो है वो ग्रीन कैंपेन, मतलब हमने पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो है वो बनाना है। सिंपल, नितिन गडकरी जी का अपने याद रखना है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आप याद रखेंगे। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं वो आप नाम जरूर याद रख सकते हैं, नाम होगा सुखबीर सिंह संधू जी, बिल्कुल याद रखेंगे, सुखबीर सिंह संधू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु लॉन्च्ड यूपीआई हेल्प फीचर ऑन बीम यूपीआई एप्लीकेशन। तो बीम ऐप तो यार सबको पता है, बीम यूपीआई एप्लीकेशन, तो उसमें यूपीआई हेल्प मतलब अगर आपकी कोई ग्रीवियंसीज है, कोई हेल्प लेना चाहते हो तो ये सेक्शन जो है वो लॉन्च कर दिया है। लेकिन अभी ये सारे बैंक्स के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब कुछ बैंक्स को इसमें अभी रखा गया है, धीरे धीरे करके ये सारे बैंक्स के लिए हो जाएगा। और एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो यार बीम यूपीआई एप्लीकेशन को हैंडल करती है, वो है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आप यहां पे देख सकते हो यूपीआई हेल्प फॉर डिजिटल पेमेंट्स गोज लाइव ऑन दी बीम यूपीआई ऐप। और इसमें होगा क्या कि आप
कोई भी अगर कोई इशू है तो उसको रिजॉल्व करने में ये आपको हेल्प करेगी, मतलब जो यूपीआई हेल्प सेक्शन है वो आपको रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। लेकिन अभी ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 4 बैंक्स हैं, सबसे बड़े 4 बैंक्स हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक, तो वो इसमें हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप 4 में देखोगे 3 बैंक प्राइवेट ही हैं, एक्सिस, एचडीएफसी और आईसीआईसी, एक जो है वो आप कह सकते हो पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो ये 4 बैंक्स को जो है वो पहले अवेल करवाया जाएगा। इस जो बीम ऐप उनकी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेटेड है उसमें ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो भी एनहेंस्ड फीचर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। कोई भी आपको दिक्कत है ऐप के थ्रू, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंप्लेंट है, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। गाइस, एमडी और सीईओ जो कौन है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दिलीप असबे हैं। बिल्कुल याद रखेंगे एमडी और सीईओ कौन है, दिलीप असबे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेशनल वैक्सीनेशन डे 2021 इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन विच डे। तो इंडियन लेवल पे है क्योंकि नेशनल डे है और ये नेशनल वैक्सीनेशन डे है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन में से आप एक कह सकते हो कि ये दिन मनाया जाता है। तो फटाफट बताएंगे यार किस दिन जो है वो इसको मनाया जाता है या किस दिन इसको जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। और आपको बताना चाहूंगा कि इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी जो है वो कहा जाता है, ये भी आप याद रख सकते हो। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी इसको कहा जाता है और इसका मेन एम यही है कि यार हमने अवेयरनेस को क्रिएट करना है कि वैक्सीनेशन जो है पोलियो वायरस या और जितने भी डेडली वायरस है उसको हमने खत्म करना है, मतलब उसके खिलाफ जो है वो हमने वैक्सीनेशन करनी है, वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाना है। तो जैसे पोलियो फ्री करते जा रहे हैं, पोलियो फ्री हो चुकी हैं, काफी कंट्रीज हो चुकी हैं और इवन इंडिया भी जो है वो उसी पायदान पे, और इंडिया भी जो है वो पोलियो फ्री जो है वो माना जाता है। लेकिन फिर भी आपने याद रखना है कि नेशनल वैक्सीनेशन डे दोस्तों मनाया जाता है 16 मार्च को। तो बिल्कुल याद रखेंगे, सारे बच्चों को याद हो चुका है, नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च 2021। और पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया था 16 मार्च 1995 को, इसलिए यह दिन जो है वो क्या बन गया, नेशनल वैक्सीनेशन डे बन चुका है। और रिसेंटली 16 जनवरी को ही हमने क्या स्टार्ट किया था, 16 को ही हमने क्या स्टार्ट किया था, कोविड वैक्सीनेशन भी स्टार्ट की थी, वो 16 जनवरी 2021 को की गई थी। 2 महीने के बाद वैक्सीनेशन डे है, तो ये 2 चीजें जो है वो आप याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेवल शिप विच रिसेंटली रीच द पोर्ट अंजोन कॉमरोस, मतलब कौन सी कंट्री में गया है ये शिप, कॉमरोस में गया है, टू डिलीवर 1000 मेट्रिक टन ऑफ राइस एज ए पार्ट ऑफ मिशन सागर 4। तो यार आपको पता है कि एक मिशन सागर 1, 2, 3 और 4, ये 4 मिशन सागर हो चुके हैं। दूसरी कंट्रीज की हेल्प करते हैं हम डिजास्टर के अंदर या किसी भी तरह की प्रॉब्लम में, तो उसको नाम दिया गया मिशन सागर। और वो मतलब नेवी की हेल्प से उसको जो है वो पूरा किया जाता है, मतलब कोई भी अगर वस्तु की जरूरत है, कोई भी सहायता की जरूरत है, तो इंडियन नेवी की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेवी की हेल्प के साथ उसको पहुंचाया जाएगा। अभी हम कौन सी कंट्री की बात करें, कॉमरोस की, और यहां पे मिशन सागर 4 के तहत जो है वो कौन सा शिप जो है वो इंडियन नेवी ने भेजा है, और वो है इंडियन नेवी शिप या इंडियन नेवल शिप जलाश्वा। तो याद रखेंगे जलश्वा या जलाश्वा शिप जो है वो भेजा गया है। लेकिन बाकी जो ऑप्शंस है वो भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने याद रखना है कि जो मिशन सागर 1 था, मिशन सागर 1 के अंदर हमने कौन सा शिप भेजा था, आईएनएस केसरी भेजा था। ये तो था मिशन सागर 1 का। और ये कहां पे भेजा गया था दोस्तों, ये बहुत सी कंट्रीज में भेजा गया था, लाइक मालदीव्स, मॉरिशियस, मेडागास्कर, कॉमरोस, सेशल्स। तो ये याद रखेंगे, उसमें भी कॉमरोस का नाम था। फिर आता है हमारे पास मिशन सागर 2। मिशन सागर 2 में हमने कौन सा भेजा था, आईएनएस अरावत। तो याद रखेंगे ये मिशन सागर 2 है जिसमें अरावत जो है वो शिप भेजा गया था। फूड सप्लाईज भेजी थी कहां पे, सूडान के अंदर। तो ये याद हो गया आपको कि सूडान के अंदर हमने भेजा था। फिर आता है मिशन सागर 3। मिशन सागर 3 के अंदर आईएनएस किल्टन को भेजा गया था। कहां पे भेजा गया था, कंबोडिया के अंदर। कहां पे, कंबोडिया। तो आईएनएस अपने याद रखना है जलाश्वा, मिशन सागर 4, कॉमरोस स्पेशली, आईएनएस केसरी तो बहुत सी कंट्रीज में भेजा गया। और आपको पता है कि जिसमें मेडागास्कर था, मालदीव्स था, मॉरिशियस था, सेशल्स था, कॉमरोस था। फिर आईएनएस अरावत आ गया 2, और 2 वाला मिशन जो है वो हमने कहां पे भेजा था, सूडान के अंदर। और 3 आपको पता लग चुका है कि कहां पे भेजा था, कंबोडिया के अंदर। तो बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। और ये मैप आप देख सकते हो यहाँ पे, ये पूरा ग्लोबल मैप, और ये आप देख सकते हो अफ्रीका, ये है मेडागास्कर, और बीच में आपको क्या मिलेगा, कॉमरोस। तो अगर आप देखोगे दिस इज द अफ्रीकन कोस्ट, ये मेडागास्कर, और बीच में आपको क्या मिलेगा, कॉमरोस। अगर कॉमरोस को खोल लोगे तो यहां पे मिलेगा आपको पोर्ट कौन सा, अंजोइन। और यहीं पे भेजा है एग्जैक्टली हमने जो फूड सप्लाईज है राइस की, वो यहीं पे हमने भेजी है। और कैपिटल क्या है दोस्तों, मोरोनी। बिल्कुल याद रखेंगे कैपिटल क्या है, मोरोनी, कॉमरोस की। और करेंसी बिल्कुल याद रखेंगे, करेंसी होगी कॉमोरियन फ्रैंक। क्या होगी, कॉमोरियन फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, और उसमें 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला है हु रोट ए बुक व्हाट्स अप विद मी।
तो एक सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ बुक का नाम याद रखना है, पर्सनैलिटी याद रखनी है, अदरवाइज कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो टीन एजेस गर्ल हैं उनके लिए किस तरह से आपने सिंपल तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है उसके बारे में लिखी गई है। और ये एक्ट्रेस हैं टिस्का चोपड़ा, उनकी तरफ से ये बुक जो है वो लिखी गई है। तो याद रखेंगे इसको, व्हाट्सअप विद मी, ये बुक किसने लिखी है? टिस्का चोपड़ा। और प्रियंका चोपड़ा योनस की आपको पता है उन्होंने मेमोयर लिखा था अनफिनिश्ड, तो वो भी आप याद रखेंगे, प्रियंका चोपड़ा जी ने लिखा था। तो टिस्का चोपड़ा जी ने लिखा है व्हाट्सअप विद मी, और ये एक फ्रेंडली प्रैक्टिकल एम्पैथेटिक गाइड है जो कि टीनेजर गर्ल्स जो कि डेली वेजेस पे या आप कह सकते हो कुछ भी जो है वो काम कर रही हैं या कोई भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए तो यहां से इस बुक के थ्रू आपको सहायता मिल सकती है। और उन्होंने एक बुक और लिखी थी, उनकी पहली बुक थी एक्टिंग स्मार्ट, योर टिकट टू शोबिज, तो ये भी उनकी तरफ से बुक है। तो लेकिन आप सिर्फ इसको पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली इसको याद करके नहीं रखना। नेक्स्ट आता है, फिर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमने कवर किया कि सारे क्वेश्चंस हमने कवर करने हैं। वायाना नेटवर्क हैज पार्टनर विद विच ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी टू लॉन्च गुड बिजनेस स्कोर, ए टेक इनेबल्ड टूल टू सपोर्ट द एमएसएमईज। तो यार ये टूल्स तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें खास बात क्या है, ये गुड बिजनेस स्कोर, ये एक गुड बिजनेस स्कोर होगा जिसमें अगर आपका स्कोर अच्छा है मतलब वो कंपनी जो है वो अच्छी है, अगर नहीं अच्छा ये स्कोर तो इसका मतलब वो कंपनी अच्छी नहीं, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो आप देख के कर सकते हो। ये कौन सी दो कंपनीज लेके आ रही हैं? ये वायना नेटवर्क लेके आ रहा है, और दूसरी कंपनी कौन सी है दोस्तों? इसके अंदर CRIF सॉल्यूशंस है। तो याद रखेंगे, सिर्फ कंपनीज का नाम एक बार जरूर पढ़ लें, वायना और CRIF सॉल्यूशंस। तो दोनों ने ये टेक इनेबल टूल जो है वो लॉन्च किया एमएसएमईज के लिए ताकि उनको सहायता मिल सके। तो वायना नेटवर्क जो है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म है, CRIF सॉल्यूशन जो है वो ग्लोबल फिनटेक कंपनी है, और ये एमएसएमईज को सहायता करेंगे, एक्यूरेट मेजर बताएंगे बिजनेस का कि उनकी हेल्थ कैसी है, किस तरह का उनका बिजनेस है, किस तरह की हेल्थ है, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, सारी डाटा देंगे। और ये गुड बेस्ड जो स्कोर होगा पूरा का पूरा, ये GST डाटा के अकॉर्डिंग जो वो तैयार किया जाएगा, और भी इसमें पैरामीटर्स होंगे लाइक फ्रीक्वेंसी कितनी का कितने की इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, एक्चुअल ट्रांजैक्शंस कितनी हो रही हैं, बिजनेस डिपेंडेंसी कितनी है, और कस्टमर की जो सपोर्ट है वो कितनी अच्छी है, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। इससे क्या होगा, एमएसएमई की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, ताकि सारी की सारी एमएसएमई जो हैं वो अपने एरियाज को इंप्रूव करते रहेंगे और बेस्ट टू बेस्ट जो है वो देने की कोशिश करेंगे। सिर्फ नाम याद रखेंगे, वायना नेटवर्क एंड CRIF सॉल्यूशन, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसको एक बार पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, उसमें देख सकते हो सेंटर अपॉइंट्स ए हाई लेवल टीम लेड बाय द डॉक्टर SK सिंह टू रिव्यू मेडिकल केयर अरेंजमेंट्स फॉर हरिद्वार इन कुंभ मेला। तो आपको पता है यार कुंभ मेला जो है वो इस बार कहां पे लग रहा है? हरिद्वार के अंदर। और आपको पता है यार कुंभ मेला जो है वो 12 साल के बाद जो है वो आता है, और ये 4 जगह पे आता है जहां पे 4 बहुत ही फेमस रिवर्स हैं, मतलब ये रिवर्स के अकॉर्डिंग जो है वो 4 जगह चुनी गई हैं। एक कौन सी है? इलाहाबाद है, मतलब वो गंगा यमुना सरस्वती का कॉन्फ्लुएंस पॉइंट हो गया, मतलब वहां पे मिलती हैं। हरिद्वार हो गया, हरिद्वार में तो लग ही रहा है, गंगा रिवर होगी वहां पे। नासिक हो गया गोदावरी के कारण, उज्जैन हो गया शिप्रा रिवर के कारण। तो ये जरूर याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है जाह्नवी बरुआ रिलीज्ड हर थर्ड नॉवल टाइटल्ड अंडर टो। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नहीं कहूंगा, वन लाइनर में कवर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस क्वेश्चन को क्या करना है, रीड करना है, और नॉवल का नाम जस्ट एक बार पढ़ लें कि नॉवल का नाम जो है वो क्या है, अंडर टो। तो यही आपके लिए जो है वो जस्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये इनका थर्ड नॉवल है। पहला नॉवल इन्होंने लिखा था नेक्स्ट डोर के नाम से, दूसरा नॉवल लिखा था रीबर्थ के नाम से, तो अब तीसरा नॉवल जो है उन्होंने लिखा अंडर टो। किसने लिखा है? जाह्नवी बोरा ने। नेक्स्ट आते हैं भगत सिंह किशोरी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र रिलीज द ई बुक डॉन अंडर द डोम। तो मतलब ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट थोड़ा सा मान लेते हैं इसको, क्योंकि ये गवर्नर ऑफ द स्टेट ने, मतलब महाराष्ट्र ने जो है वो इसको लॉन्च किया है। नाम क्या है? डॉन अंडर द डोम। तो ये बुक का नाम जो है वो जरूर आपने याद रखना है, और चाहे कुछ मत याद करें, इसके ऑथर नाम याद करने की जरूरत नहीं। ये बुक लिखी है स्वाति पांडे ने, लेकिन ये ऑथर इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ये भगत सिंह किशोरी ने जो है वो इसको लॉन्च किए, ये इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ। और ये स्वाति पांडे जो हैं, ये कौन है? स्वाति पांडे जो हैं हमारे पास पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ मुंबई हैं, तो मतलब हाईएस्ट पोजीशन होगी मुंबई के अंदर, जो कि सारे पोस्ट नेटवर्क को देखता है। तो इस चीज को आपने थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, और इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं इंडियाज इंपोर्ट ऑफ आर्म्स डिक्रीज बाय 33% ड्यू टू द इंडिजनाइजेशन। तो यार जो ये हमारे पास हो चुका है आत्मनिर्भर भारत, या आप कह सकते हो इंडिजनाइजेशन,
जिसके अंदर जो है वो हम अपने जो वेपन्स हैं वो हम खुद बना रहे हैं। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा हो चुका है, जिसके कारण 33% जो है वो हमारे पास जो है वो इंपोर्ट्स कम हो चुके हैं, स्पेशली इन द आर्म सेक्टर ऑफ द डिफेंस। ये रिपोर्ट जो है वो किसकी तरफ से दी गई है? सिप्री की तरफ से दी गई है। मतलब इसका मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में होगा, स्वीडन के अंदर होगा। नेक्स्ट, न्यू फोकस ऑन एसडीजीज नीडेड टू रीबिल्ड आफ्टर कोविड-19, एशियन डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट। और आपको पता है यार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो 2015 से लेकर 30 तक है, 17 गोल्स हैं। तो यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अब किस तरह से अचीव करेंगे, उसके अंदर क्या थोड़े से चेंजेस हम कर सकते हैं गोल्स के अंदर, उसको हमें और थोड़ा सा तेजी से हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट जो है वो किसकी तरफ से दी गई है? एडीबी की तरफ से ये रिपोर्ट जो है वो दी गई है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है एडीबी, जिसके प्रेसिडेंट कौन है? मस्तसुगु, और जिसका हेडक्वार्टर कहां पे? मनीला, फिलीपींस। 1966 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। 68 कंट्रीज क्या हैं इसकी मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र लीड इन यूजेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से बताया गया कि 4 स्टेट ने ड्रिप इरिगेशन के ऊपर जो है वो बहुत ही अच्छे से काम किया है और इरिगेशन को बहुत ही अच्छा बनाया है। और वो 4 स्टेट्स कौन से? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ज्यादातर आप देखोगे पेनिनसुलर इंडिया की है, लेकिन एक स्टेट जो है वो आपको नॉर्थ ईस्टर्न के ऊपर वाले एरिया में मिलेंगी। तो ये थे हमारे पास वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों क्या है, लेकिन उससे पहले लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। 16 मार्च 2021 का क्वेश्चन था, विच ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड फॉर गैलेंट्री ड्यूरिंग द पीस टाइम। तो बहुत से बच्चों ने यार आंसर दिया था इसका, और बहुत ही अच्छे से आंसर दिया, इवन डिटेल में आंसर दिया। लाइक अगर मैं एक दो स्टूडेंट्स के नाम लूँ यहाँ पे, तो उर्विश बावसर हैं, या आप कह सकते हो कि हमारे पास जो नाम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार वो है आंसर देते हैं, और नाम है उनका अजय, तो वो भी आंसर देते हैं। और ऐसे बहुत से नाम है, निकिता हैं जिन्होंने आंसर देते हैं, हर रोज इन्होंने आंसर दिया है। और यार बहुत से नाम है और बहुत से क्लैश कर जाते हैं, कुछ मेरे माइंड से स्किप हो जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये ऑप्शन जो है मतलब आपको कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए काफी बच्चों ने जो परमवीर चक्र भी जो है वो आंसर बताया था। जैसे एक पर्सन थे राध राध करके, तो उन्होंने परमवीर चक्र बताया, तो वो आंसर गलत है दोस्तों। आंसर क्या होगा इसका? अशोक चक्र होगा। अगर आपको पूछा जाए पीस टाइम के अंदर तो अशोक चक्र, वॉर टाइम के अंदर हाईएस्ट कौन सा होगा? परमवीर चक्र होगा। वॉर टाइम पीरियड पे हाईएस्ट कौन सा होगा? परमवीर चक्र। तो जरूर याद रखना है। और क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। यार ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इसका आंसर ना दें। तो आज क्वेश्चन ऑफ द डे रहने दें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है। यहां पे नया क्वेश्चन जो है वो आना चाहिए था, लेकिन नया क्वेश्चन नहीं आया। तो कल हम करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। क्वेश्चन ऑफ द डे आपको बताएंगे क्या होगा। लेकिन जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था वो जरूर आंसर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अदरवाइज जो आंसर दे चुके हैं वो ना दें, क्योंकि हम इसको 3 बार क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो गाइस लाइक करें, 700+ लाइक्स हमें चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप पहली बार हैं, और बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें। और यार अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ को सब्सक्राइब कर लें आप, ताकि आप जो है वो पीडीएफ से बेस्ट टू बेस्ट करंट अफेयर्स पढ़ सके और आप अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर सके। बिकॉज 90 to 95 करंट अफेयर्स जो हैं वो हमारे ही करंट अफेयर्स से कवर किए जाते हैं, जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये अफेयर्स क्लाउड की जेन्युइनिटी, और मैं आज आपको बता भी चुका हूं कि किस तरह से आपने डाउनलोड करना है और क्या क्या चीजें आपको मिलनी है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं हमेशा कहता हूं लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना, लाइफ इज ब्यूटीफुल। आराम से रहें, खुश रहें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।